भारत और चीन जैसे दबंग देशों के बीच नेपाल ने अभी भी एक पहचान को बनाए रखा है। सच में ये एक ऐसा देश है जिस पर 3 शताब्दियों से अधिक समय तक भारत में मुगल शासन के बावजूद मुगलों द्वारा कभी हमला नहीं हुआ या इसे गुलाम नहीं बनाया गया। मुस्लिम शासकों द्वारा नेपाल पर आक्रमण करने के लिए सूत्रों के अनुसार 2 बार कोशिश की गई और दोनों बार मुगलों को हार का मुंह देखना पड़ा। इनमें से पहला हमला 1349 में किया गया था, जब बंगाल के शमसुद्दीन इलियास शाह ने नेपाल पर आक्रमण किया था। उसने नेपाल की राजधानी काठमांडू को लूट लिया था, लेकिन जितनी जल्दी से उसने वो जगह लूटी थी उतनी ही जल्दी वो वहाँ से पीछे भी हट गया। फिर 18वीं शताब्दी में एक और बंगाली सुल्तान मीर कासिम ने नेपाल पर हमला किया, पर अफसोस ये कि उनकी ये कोशिश भी नाकाम रही थी। दोस्तों, मुगलों के इतिहास से पता चलता है कि उन्हें किसी भी तरह से नेपाल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो चलिए दोस्तों, जरा एक नजर उन कारणों पर भी डाल लेते हैं कि आखिर नेपाल पे मुगलों ने कभी हमला क्यों नहीं किया, या वहाँ उनके मतलब की कोई चीज ही नहीं थी। दोस्तों, दुनिया की 10 सबसे बड़े पर्वत चोटियों में से 8 तो नेपाल में ही मौजूद है, जिसकी वजह से नेपाल को जीतना हमेशा एक चैलेंजिंग काम था। उस समय जब मुगलों ने भारत पर शासन किया था, युद्ध ज्यादातर घोड़ों, ऊंटों और हाथियों के इस्तेमाल से लड़े गए थे। इस प्रकार ऊंचे पहाड़ों ने उनके लिए युद्ध करना अधिक चैलेंजिंग काम करना बना दिया था। ऐसे आकार के पहाड़ों को पार करना बहुत मुश्किल काम था और मुगल हिमालय की ठंड में अपनी सेना को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि नेपाल पहले कोई बहुत गरीब देश था जिस वजह से मुगलों का ध्यान उस तरफ नहीं जा पा रहा था। बता दें कि काठमांडू की वैली आर्थिक रूप से बहुत मजबूत थी। नेपाल भारत तिब्बत व्यापार करने का केंद्र था। काठमांडू के बुनियादी ढांचे और वास्तुकला को देखते हुए नेपाल को एक गरीब देश के रूप में देखना बहुत बड़ी गलती होगी। नेपाल के पास बहुत ज्यादा आर्थिक शक्ति थी, लेकिन उन पर हमला करना एक महंगा मामला था। इसे एक जोखिम माना जाता था और उस जोखिम को उठाने लायक उस समय कोई भी नहीं था। मुगल शासकों का एक शाही समूह था। जब तक एक राज्य उनके कुछ काम का नहीं था, वो उस पर अपना समय, ताकत और अन्य चीजें बर्बाद नहीं करते थे। नेपाल ने मुगल व्यापार को तिब्बत में फैलने का एक रास्ता दिया था। उन पर हमला करने से तिब्बत के साथ इस व्यापार को नुकसान होता। हमले का असर तिब्बत के साथ उनके व्यापारियों तक सीमित नहीं होता, लेकिन इससे लद्दाख समेत अन्य राज्यों में मुगल अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता। नेपाल के मल्ला समुदाय का मुगलों के साथ अच्छा संबंध था। अगर मुगल हमला करने की कोशिश करते तो उस हमले ने इस रिश्ते को बर्बाद कर दिया होता। दोस्तों, अगर मुगलों ने एक बार के लिए सभी कारणों को नजरअंदाज कर दिया होता, तब भी नेपाल पर हमला करने में समझदारी नहीं थी। बेशक वो नेपाल को हरा सकते थे अगर वो सच में चाहते। उनके पास ऐसी सेना और इतनी ताकत थी कि वो कठिन से कठिन इलाके या किसी भी सेना को मात दे देती। लेकिन ये एक ऐसी विरोधी आबादी पर कब्जा होता जो मुगल खजाने के साथ साथ सेना में भी छेद कर देता। पहाड़ी के लोग एक बहुत बड़े झुंड में थे जो उनका विद्रोह कर देते। अक्सर ये दावा किया जाता है कि गोरखा साम्राज्य के कारण नेपाल पर कभी आक्रमण नहीं किया गया। हालांकि सच्चाई तो ये है कि ऐसा युद्ध कभी नहीं हुआ जिसमें वास्तव में उनका प्रचार किया हो या बहादुरी की परीक्षण किया हो। यहाँ तक कि ब्रिटिश भी पूरे नेपाल को जीतने के लिए परेशान नहीं थे। 1814 में एंग्लो नेपाली युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने नेपाल के सबसे लाभदायक हिस्से पर विजय प्राप्त की और ये तय किया कि एक पूर्ण पैमाने पर विजय इसके लायक नहीं थी। दोस्तों, अंग्रेजों के लिए नेपाल इसलिए जरूरी था क्योंकि उसकी बाउंड्री भारत से मिलती थी। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी वजह थी कि ये सेंट्रल एशिया में अंग्रेजों के व्यापार और साम्राज्य विस्तार के अभियान का रास्ता नेपाल से होकर ही जाता था। अगर नेपाल साथ न देता तो सेंट्रल एशिया में अंग्रेज कभी भी अपना साम्राज्य न बना पाते और ये सारी बातें नेपाल भी अच्छी तरह से जानता था। इसलिए वो किसी भी तरह के लालच में नहीं आया। शायद दोस्तों आपको ये न पता हो कि गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश में है वो कभी नेपाल में हुआ करता था। यही नहीं, जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हिमालय के तराई वाले हिस्से आज भारत में है, वो भी कभी नेपाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों ने 1762 से अपने नेपाल पर कब्जे की कहानी लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाए और फिर 1802 में अंग्रेजी व्यापार के इरादे से वहाँ गए। लेकिन नेपाल के राजा अंग्रेजों के चाल चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने किसी भी तरह की हामी नहीं भरी और नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज भी समझ गए कि नेपाल पर कूटनीति से नहीं बल्कि युद्ध नीति से हमला करना पड़ेगा। एंग्लो नेपाल वॉर साल 1814 में अंग्रेजों और नेपाल के बीच लड़ाई शुरू हो गई, जो करीब 4 सालों तक चली। गोरखा सेना ने उस वक्त के मॉडर्न हथियारों से लैस अंग्रेजी सेना का डटकर मुकाबला किया, लेकिन ताकतवर ब्रिटिश आर्मी के सामने भला हौसले के दम पर गोरखा सिपाही कब तक टिक पाते। उन्हें जब लगा कि नेपाल हार रहा है, तब वहाँ के राजा ने एक एग्रीमेंट कर लिया जिसे ट्रेटी ऑफ सुगोली नाम से जाना जाता है। ये वो समय था जब नेपाल अपनी एक तिहाई टेरिटरी गवा चुका था। इस टेरिटरी की सबसे अहम बात ये रही कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट को रखे जाने की बात सहमति बनी। अब इस एग्रीमेंट से नेपाल इस बात से तो बच गया कि उसे अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनना था, लेकिन इसके तले उन्होंने कई इलाके अपने कब्जे में ले लिए और जरूरत पड़ने पर नेपाल के गोरखा सैनिकों की भी मदद की। मतलब नेपाल हारकर भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना। इसके बाद नेपाली लोग और काठमांडू में रह रहे ब्रिटिश रेजिडेंट के बीच लगातार पॉलिटिक्स चलती रही, लेकिन अगले 30 सालों तक कुछ नहीं हो सका और फिर नेपाल के पॉलिटिक्स में एंट्री होती है राणा डायनेस्टिक की, जिसके बाद समीकरण बदलने लगे। दोस्तों, नेपाल को कभी गुलाम न बनने का कारण राणा डायनेस्टी को भी माना जाता है, जिन्होंने नेपाल तोतलियातैरियन व्यवस्था स्थापित की, यानी कि नेपाल की अब पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड हो
हो चुकी थी और सारे ऑपोजिट्स को खत्म कर दिया गया था। आपको बता दें कि एंग्लो नेपाल वॉर के बाद गोरखा सोल्जर्स को भी ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा बनाया जाने लगा और इंडिया में जब ब्रिटिशर का विरोध बढ़ा तो अंग्रेजों ने गोरखा आर्मी का इस्तेमाल हम इंडियंस को कंट्रोल करने के लिए भी किया था, जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल 1857 की क्रांति है। 1857 में जब पूरे भारत में अंग्रेजों का विरोध हो रहा था तब राणा जी ने ही मिलिट्री असिस्टेंट दी थी। जून 1858 तक विद्रोह के मुख्य चेहरे जैसे मौलवी अहमदुल्लाह और रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों द्वारा मार दिए गए थे, लेकिन कुछ जैसे नाना साहेब और बेगम हजरत महल अभी भी झुकने को तैयार नहीं थे। ये सभी लीडर्स नेपाल की तरफ चले गए और ये तराई इलाके से एक गोरिल्ला वार शुरू करने की फिराक में थे और इसके लिए उन्होंने नेपाली लीडर से भी मदद मांगी थी, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट नेपाल ने नहीं मानी और उल्टा अंग्रेजों का ही साथ दिया। और फिर 1859 में नेपाली राजा जंग बहादुर ने तराई इलाके में छिपे सभी क्रांतिकारी लीडर्स को या तो मार दिया या तो फिर कैप्चर कर लिया और इस तरह ब्रिटिशर्स नेपाल की मदद से द ग्रेट इंडिया रेबिलियन को खत्म करने में कामयाब रहे। अब जब नेपाल अंग्रेजों के रास्तों पर चल रहा था तो उनकी इतनी मदद कर रहा था तो भला अंग्रेज नेपाल को कैप्चर क्यों ही करते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।